एक कबाड़ी वाला अपने रिक्शे में कुछ कबाड़ रख करके गांव की गलियों में घूम रहा था। आवाज़ लगा रहा था, कबाड़ी वाले कबाड़ दे दो, पैसे ले लो। इस तरह की आवाज़ लगाते लगाते वह एक घर के सामने खड़ा हो जाता है। वहाँ पर खड़ा होकर जैसी आवाज़ लगा रहा था तो उस घर के अंदर से एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 6-7 साल होगी, आकर के कबाड़ी वाले से कहता है कि कबाड़ी वाले, क्या आप हमारे दादाजी को खरीदोगे? अब यह बात सुनकर के कबाड़ी वाला हंस पड़ता है कि देखो बच्चा कैसा कह रहा है। वह कह देता है, हाँ बेटा खरीद लेंगे, जैसे कह देते हैं ना बच्चे को खिलाने के लिए। उसके बाद वह बच्चा अंदर जाता है और अंदर से उसका पिता निकल कर आता है और वह कहता है कि क्या सच में ही तुम खरीद लोगे? अब यह बात सुनने के बाद एकदम से वह चौंक जाता है कबाड़ी वाला कि यह आदमी कैसा जो अपने पिता के लिए कबाड़ी में पूछ रहा है कि क्या सच में खरीद लोगे। अब वह कबाड़ी वाला सोचता है थोड़ा सा और कह देता है कि हाँ जी, सच में ही खरीद लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह अपने पिता को बेचने की कहते हैं और कहते हैं कितने रुपए दोगे? कबाड़ी वाला कहता है कि मैं तुम्हें 30,000 रुपये दे सकता हूँ। अब तो जो बेटा होता है अपने और भाइयों से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है और बाकी भाभीियों से कहता है कि कबाड़ी वाला मिल रहा है, इसको बेच देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कबाड़ी वाला उनको पैसे देने के लिए कहकर चला जाता है कि मैं कल आऊँगा। और दोस्तों फिर उसके बाद जो यहाँ पर होता है, जब वह कबाड़ी वाला पैसे लेकर आता है या फिर उस बुज़ुर्ग को लेकर जाता है या फिर कुछ और करके जाता है, पूरी कहानी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। चंद्रशेखर नाम का एक बड़ा ही ठौंडा ठेल आदमी रहा करता था गाँव के अंदर। बड़े एक कहते हैं ना मजबूत एक व्यक्तित्व होता है किसी का, गाँव के अंदर चलती थी, लोग उसकी बात मानते थे। एक बड़ा पगड़ी बांधकर, बड़ा स्वापा बांधकर सर पर रखा करता, सभी लोग सलाम दुआ किया करते। अब उसके पास पुश्तैनी ज़मीन काफ़ी थी और उसकी कमाई भी काफ़ी हो जाया करती थी खेती बाड़ी से। बच्चों को वह खूब पढ़ा रहा होता है, उसकी पत्नी होती है, 4 लड़के थे। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाता है, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाता है और बच्चे अब बड़े होकर के नौकरियों में लग जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर। अब जो चंद्रशेखर होता है अपनी पत्नी के साथ खूब आराम से मज़े से रह रहा था। और जो बहुएं थी, बेटों की शादी भी कर ली थी जब वह नौकरी लग गए थे, तो बहुएं भी खूब सेवा किया करती और घर के अंदर सब्जी भी बनती तो चंद्रशेखर और उसकी पत्नी को पूछ कर बनती कि बाबा माँ सब्जी कौन सी खाओगे आप लोग। तो इस तरह से इनका कहते हैं एक तरह से इनका सिक्का चल रहा था अपने घर के अंदर, तूती बोलती थी इनकी। और ये गरीबों की भी मदद किया करते थे। कोई गरीब आ जाए या फिर बाहर किसी को कोई ज़रूरत है या गरीब की बच्ची की शादी में भी कुछ पैसे दे दिया करते। इस तरह का माहौल था, बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दिक्कत यहाँ पर तब खड़ी हो जाती है जब चंद्रशेखर की पत्नी का देहांत हो जाता है। अब चंद्रशेखर की पत्नी का देहांत हो गया था और चंद्रशेखर बिल्कुल अकेला और तन्हा रह जाता है, क्योंकि जो सुख अपने जीवन साथी के साथ रहकर मिलता है और जो मन लगता है जीवन जीने में, वो फिर मन लगता नहीं है, क्योंकि अपना जो पार्टनर होता है वो जब चला जाता है तो अपने मन की व्यथा किससे कहें। हालांकि बेटे अपने होते हैं, उनसे नहीं कहा जा सकता वो व्यथा, वो दुख जो अपने पार्टनर से इंसान कह सकता है। अब ये परेशान सा रहने लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चे अभी भी सेवा कर रहे थे तो ये अभी भी खुश होता कि मेरे बच्चे लाखों में एक हैं। लेकिन दोस्तों अब कुछ दिन के बाद बेटों में प्लानिंग बनती है कि क्यों ना बाबा की ज़मीन अपने नाम करवा ली जाए, क्योंकि बाबा बूढ़े हो चुके हैं, मरने के बाद ज़्यादा दिक्कत होगी तो अभी से करवा ली जाए। यही बात वो बाबा के सामने रखते हैं चंद्रशेखर के, कहते हैं बाबा अगर अपनी ज़मीन अभी नाम करवा दोगे तो बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद्रशेखर भी सोचता है कि मेरे बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं और ज़मीन नाम जब भी जाएगी इनके नाम, मेरी प्रॉपर्टी इनकी तो है, चलो नाम करवा देता हूँ ज़मीन को। तो दोस्तों एक दिन वह तहसील पर जाते हैं और चंद्रशेखर अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी खेतीबाड़ी की, सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने चारों बेटों के नाम कर देते हैं। उसके बाद घर रह जाता है, जो पुश्तैनी घर था, उसको फिर दूसरे दिन कभी करवाने के लिए कह करके वापस आ जाते हैं। अब दोस्तों घर आ जाते हैं और अब बेटा बहू अभी भी सेवा कर रहे थे, लेकिन अब बेटा बहू कहने लगते हैं बाबा इस घर को भी नाम करवा दो, इसमें भी दिक्कत होगी। तो चंद्रशेखर उस घर को भी नाम करवा देता है। अब तक तो सेवा हो रही थी, लेकिन जैसे अब घर भी नाम उतर जाता है बेटा और बहू के नाम, तो दोस्तों यहाँ पर बेटा और बहुओं के रंग बदल जाते हैं, चाल ढाल बदल जाती हैं। अब ना बेटा तवज्जो देते हैं, बेटों ने भी तवज्जो देना बंद कर दिया पिता को, और बहुएं भी अब उनको झीक करके रोटी देती हैं, यानी कि उनसे परेशान होकर के गाली देने लगती हैं, मन मन में बुड़बुड़ाने लगती हैं कि इनको रोटी देनी, हमारी छाती पर बैठा है बुढ़ा, कब मरेगा पता नहीं। इस तरह की बातें
बहुएं कहा करती जब रोटी दिया करती। और इन बातों को वो बुजुर्ग चंद्रशेखर सुन रहा होता है। अब उसको बहुत बुरा लगता है कि मैं जिन बेटा बहुओं को अच्छा समझता था, आज प्रॉपर्टी नाम उतरते ही इनकी तो टोन ही बदल गई। अब वह कहता भी तो कहता क्या, क्योंकि चंद्रशेखर का स्वभाव ऐसा नहीं था कि औरतों से बैठकर मुंहजोरी करे, लड़ाई करे। चुपचाप सुन लेता और बाहर की तरफ निकल जाता चौपाल वगैरह पर। लेकिन अब दोस्तों बुढ़ापा और ज़्यादा आ रहा था, खांसी भी ज़्यादा उठती है उसको बैठे बैठे, क्योंकि बुढ़ापे में कफ जम जाता है, थोड़ा बहुत खांसी की प्रॉब्लम। अब वह पत्नियां, जो बेटों की पत्नियां थी, वह कहा करती हैं कि यह बुढ़ा कब मरेगा, पता नहीं, मर जाएगा तो अच्छा है। और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी दादा के पास जाने से रोकने लगती हैं कि इसके पास मत जाना, तुम्हें बीमारी हो जाएगी। अब तो दादा अपने ही घर में बस ऐसे बैठा रहा करता जैसे वो जेल काट रहा हो, कारावास काट रहा हो। अब वह अकेला है, तन्हा है, पत्नी मर चुकी है, बेटे बात नहीं करते हैं। एक दिन की बात होती है, पिता कहता अपने बेटे से कि बेटा मेरे हाथ पांव काम नहीं करते हैं और मुझे नहाना है, गर्म पानी करवाओ बहू पर, मुझे नहला दो, कई दिन हो गए हैं। अब बेटा कहता है कि मुझसे नहीं नहलाया जाएगा, मुझ पर काम बहुत है। वह ऐसे कह करके वहाँ से निकल जाता है। अब कौन नहलाए, अपनी पत्नी होती तो नहला भी देती गर्म पानी करके, लेकिन बहुओं से थोड़ी कहा जाएगा, ना ही बहू नहलाती हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर यह पिता बहुत परेशान, हैरान। अब बहुएं इसके सामने ही लड़ने लगती हैं, यानी कि अब लड़ाई पर बात आ जाती है, गाली गलौज हर बात पर वो करने लगती हैं। बहुत ज़्यादा परेशान, और बात बात पर कहा करती कोई कबाड़ी वाला भी तो नहीं आता, इसको कबाड़े में दे देते। अब यही बात वो पोते ने याद रख ली थी, जो 6-7 साल का पोता था। एक दिन ये कबाड़ी वाला आता है तो पोता एकदम से बाहर निकलता है, घर के अंदर लड़ाई हो रही थी, और जाकर के कबाड़ी वाले से कहता है कि आप हमारे दादाजी को कबाड़े में ले लोगे। कबाड़ी वाला हंस जाता है, वह अंदर आता है। तो जो इसका बेटा था वह सुन रहा था, एकदम से निकलता है, कबाड़ी वाले से कहता है क्या तुम हमारे बाबा को सच में कबाड़े में ले जाओगे, कितने पैसे दोगे। यह बात सुनकर वह कबाड़ी वाले की आंखें फटी फटी रह जाती हैं, लेकिन वह मामले की परिस्थिति को समझ जाता है। घर के अंदर से लड़ाइयों की आवाज़ें आ रही थी। अब वह उससे कह देता है कि मैं ले लूँगा जी, मैं लेकिन कल आऊँगा। अब दूसरे दिन के लिए वह अपने घर पर निकल जाता है। घर पर जाकर बिस्तर लगाता है, घर में अच्छा जो लेटरिन वॉशरूम होते हैं उनको साफ़ करके, और बुजुर्ग टाइप में जैसे कि सीट वाली लेटरिन होती है ना, स्टैंड, वो जो बैठने वाली होती है, उसको लगवाता है। सारा इंतजाम करने के बाद और जेब में 30,000 रुपये रख करके वह वहीं पर दोबारा आ जाता है। आकर के कहता है कि 30,000 रुपये दूंगा मैं तुम्हारे बाबा के, उसको बेच दो। अब तो वह लड़का होता अपने और भाइयों को बुलाता है, और जो पत्नियां भाभी थी उनको बुलाता है, कहता है ये मामला ऐसे हो रहा है, बताओ निपटा दूँ। अब तो सब खुश हो जाते हैं कि निपटा दो, ये रात दिन खांसता रहता है, रात दिन घर में लड़ाई होती है, कबाड़े वाले को बेच दो और पैसे भी आ जाएंगे। तो दोस्तों 30,000 रुपये ले लेते हैं और अपने बाबा को उस कबाड़े वाले के रिक्शे में बैठा देते हैं, और उसके बाद मुस्कुरा करके अंदर निकल जाते हैं और कहते हैं कि अब तेरा इस घर से दाना पानी उठ गया है, जा तू बाबा इसके साथ जा, इसने खरीद लिया तुझे। दोस्तों बाबा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि जिस बाबा की पूरे गांव में, घर में तूती बोला करती थी, वो पत्नी के मरने के बाद और प्रॉपर्टी के छिन जाने के बाद आज उस बाबा को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ताज़ा खाना खिलाने वाला नहीं है। बासा खाना खिलाया करती थी उसको औरतें, जो बच जाया करता उसी को सुबह दे दिया करती। अब तो वह कबाड़ी वाला उसको ले जा रहा होता है। वह उससे कहता भी बेटा तुझे क्या मतलब पड़ी थी जो तू मुझे ले जा रहा है, मरने देते मुझे वहीं पर। लेकिन कबाड़ी वाला जब उसको घर पर उतारता है तो वहाँ पर बताता है कि बाबा मुझे आप में अपना बाबा नज़र आता है, मैंने आपको कई बार बाहर बैठे हुए भी देखा है, वहाँ से कबाड़ा लेने के लिए आता हूँ तो आपको देखकर मुझे अपने बाबा की याद आ जाती है। मुझे लगता था कि आप मेरे बाबा होते, क्योंकि फिर उसके बाद वह कहता है बुजुर्ग आदमी कि तुम्हारे बाबा कहाँ गए। तो वह लड़का कहता है, कबाड़े वाला, नरेश उसका नाम होता है, बाबा मेरी ही गलती से आज मेरे बाबा नहीं है, मैं शराब पीने लगा था, बाबा बहुत मना करते, टेंशन में रहा करते, माँ तो बचपन में ही छोड़कर जा चुकी थी, और बाबा मेरी वजह से बाबा को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तब से मैं अपने आप को बहुत बड़ा गुनहगार समझता हूँ, और आपके अंदर, आपकी छवि में मुझे अपना बाबा दिखता था। लेकिन आज मुझे मौका मिल गया, तुम्हारे बेटों ने तुम्हें बेचा, और इतने कमीने बेटे हैं, और ऐसे बेटे किसी को ना दें, और मैंने आपको खरीद लिया। उसके बाद वह उसकी सेवा करता है, उसके अच्छे कपड़े, ताज़ा भोजन, बहुत सेवा करते हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं। बाहर एक बैठक का कमरा था, वहाँ पर हुक्का पानी रख दिया जाता है, वहाँ पर और भी जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी उनके पास आ जाया करते, तो अच्छे से हंस बोल कर उसका जीवन कटने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर खूब सेवा उसको होने लगती है। अब यहाँ पर वह सोचता है कि देखो जिनको मैंने अपना सब कुछ दिया, जिनको पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने प्रॉपर्टी नाम उतरवाने के बाद मुझे कबाड़े में बेच दिया। एक ये है
बेचारा जिसको मैंने कुछ भी नहीं दिया और यह मेरी सेवा कर रहा है, पता नहीं कौन से जन्म का कर्ज उतार रहा है बेचारा। लेकिन दोस्तों अब एक अचानक एक और खबर आती है। बाबा के नाम 2 किले थे जो उसने अलग से खरीदे थे, उनके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं थी और बाबा ने वो 2 किले अपने नाम ही रख लिए थे। सोचा था इनको बताऊंगा नहीं और जब मरूंगा जो उस दिन बता दूंगा कि भाई उसको उनको भी ले लेना, वो मेरे बैकअप के लिए रह आएंगे। अब उन 2 किलों को ढूंढते ढूंढते कंपनी वाले उस बाबा के घर पर जा पहुंचते हैं कि भाई तुम्हारे बाबा के नाम 2 किले हैं और हमारी कंपनी वहीं पर बन रही है, हमें वो 2 किले चाहिए, करोड़ों में कीमत लगाएंगे हम तुम्हारे उन दोनों किलों को हमें दे दो। अब बच्चों को पता लगता है तो वो तो एकदम से मुंह फटा उनका रह जाता है कि हमारे बाबा के नाम 2 किले और हैं, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ही करोड़ों में ज़मीन है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब बाबा को ढूंढते हैं और उस कबाड़ी वाले का पता लगाते हैं और बाबा के नाम से वो किले उतरवाएंगे और फिर आपस में भाई हम सारी प्रॉपर्टी को बांट लेंगे जो भी पैसे आएंगे। अब तो वे ढूंढते ढूंढते बाबा के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सारी बात बताते हैं कि हमें वो 2 किले नाम करवा दो जो आपके नाम है। लेकिन बाबा उनकी तरफ देखता, बाबा को बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हारा लालच आखिर कब ख़त्म होगा, अब मैं इन 2 किलों को तुम्हारे नाम क्यों करवाऊँ, जब तुम्हारा मैं कुछ नहीं लगता तो मेरे भी तुम कुछ नहीं लगते, और निकल जाओ यहाँ से। और उस नरेश से कह देता है कि इनको धक्के देकर निकालो यहाँ से। और वह जो मालिक होता है कंपनी का, वह भी वहीं पर खड़ा हुआ सारा कुछ देख रहा था। अब इन बेटों को धक्के देकर निकाल दिया जाता है। दूसरे ही दिन वह कहता है नरेश बेटा तैयार हो जा, और जा करके वह तहसील जाता है और अपने उस कबाड़ी बेटे को जो नया बना था उसके नाम 2 किले करवा देता है, और तू इनको रख और इनसे अपने बच्चों का भरण पोषण करना। लेकिन इतने में ही उस कंपनी मालिक को पता लग जाता है कि ये किले नरेश के नाम हो चुके हैं। फिर वह उनके घर पर आता है और कहता है कि मैं करोड़ों में कीमत और उतने पैसों में तुम अपने गांव में, वह दूसरे गांव में खरीदे हुए थे, अपने गांव में तुम लोग कई किले खरीद सकते हो। तो यहाँ पर वह बूढ़ा बाबा होता है, उसको थोड़ा सा माइंड में आता है कि हाँ ये बात तो सही है, यह इतने दूर गांव में खेती बाड़ी करने के लिए कहाँ जाएगा। अपने उस कबाड़ी बेटे से कहता है बेटा नरेश इन किलों को बेच दे, जो भी पैसे आएंगे उनसे अपना घर अच्छा सा बनवा, और यहाँ पर कई किले आ जाएंगे, तकरीबन 7-8 किले आ जाएंगे उन 2 किलों के बदले में, और तुम्हारा घर बन जाएगा और जिम्मेदारी खेतीबाड़ी तुम अपने गांव में कर लोगे। अब वह मना भी करता है, बाबा ये आपके हैं मैं क्या करूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती उससे कहता है। फिर किलों को बेचा जाता है, बहुत कई करोड़ रुपये उनको मिलते हैं, और फिर गाँव में घर बनता है उस कबाड़ी का बहुत अच्छा कोठीनुमा, और वो 7-8 किले गाँव के अंदर जंगल में खरीद लेता है और वहीं पर खेती बाड़ी करता है। अच्छा अन्न पैदा होता है, कबाड़ी पने का काम उसने छोड़ दिया है, अब वह एक जमींदार टाइप का, किसान टाइप का बन गया होता है। तो अपने उस बूढ़े बाबा की जीवन भर सेवा करता है, और जब तक वह मरता है तब तक उसकी खूब खातिरदारी से सेवा की जाती है। और एक अमीर, मतलब कहते हैं ना, एक कबाड़ी का काम जो करता था उसकी किस्मत इस तरह से एक सेवा भाव से बदल जाती है। तो सेवा भाव हर इंसान के मन में होना चाहिए। परमात्मा देखता है कि इसका जुगाड़ भी कुछ ना कुछ करेंगे। आप 100 रुपये दोगे तो आप भगवान आपको 1000 गुना ज़्यादा देता है, ये होता है और फैक्ट है और सच्ची बात है ये। उसने अपने बिना स्वार्थ के उस बुज़ुर्ग की सेवा की थी, जबकि उसको पता लग गया था कि बुज़ुर्ग ने अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम उतरवाई है, तभी से ये लोग इनको परेशान कर रहे हैं, और फिर भी वह उस बुज़ुर्ग को अपने घर पर लाया। इसका भाव सिर्फ सेवा का था, जबकि इनको तो पता भी नहीं था, इसको, इन दोनों पति पत्नी को, कि इस बुज़ुर्ग आदमी के पास और भी प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों इस तरह से कभी कभी जो भगवान होता है इंसान के स्वभाव को देख करके उसके दिन बदल देता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस कहानी के अंदर आप कह सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें कमेंट करते हैं। हमारे साथ दयाल सिंह हैं, कमेंट करते हैं, रामलाल लड्ढा कमेंट करते हैं, सलमान अंसारी हैं, समाधान पाटिल हैं, और उसके बाद बरमपाल कमेंट करते हैं, धीरज बरनवाल हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, रामवीर प्रजापति कमेंट करते हैं, संतोष गौतम कमेंट करते हैं, अनुज कुमार कमेंट करते हैं, राघव सिंह कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार 83 से हैं, यूपी 83, और उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव हैं, पंकज कुमार हैं, अशोक कुमार हैं, और रित कुमार दूमरे कमेंट करते हैं, संजीव नेपाल से हैं हमारे भाई, और हरिभजन कमेंट करते हैं, हरिभजन पांडे प्रवीण बघेल से पूरी से, मानसिंह गुर्जर कमेंट करते हैं, उसके बाद मगर राजेंद्र कमेंट करते हैं, सचिन कुमार कमेंट करते हैं, राम गोसाई हैं, बालचंद सेन हैं, और विक्ट्रा कुमार हैं, विचित्र कुमार हैं, और मानसिंह गुर्जर कमेंट दोबारा से, अजय देवनाथ हैं, रॉबिन वाल्टर कमेंट करते हैं, रामवीर प्रजापति दोबारा से, देविका सुनवार
गुरुंग कमेंट करती हैं, आई लव योर स्टोरी, कैन नॉट बिलीव नाउ ए डेज पीपल आर सेल्फिश, ही हैज़ ए गोल्डन हार्ट फ्रॉम इंग्लैंड से कमेंट करती हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं बहन का। उसके बाद संतलाल ड्राइवर कमेंट करते हैं, उसके बाद अन्नपूर्णा मिश्रा कमेंट करती हैं, मोनू जैन है, मोहम्मद मनाजीर कमेंट करते हैं और छोटे लाल कमेंट करते हैं, घनश्याम यादव कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं। दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।